गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधोबा। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है कि वुमेन हेल्थ अवेयरनेस के लिए और वुमेन हार्ट हेल्थ के लिए। तो एज अ बीइंग वुमन हम सबसे ज्यादा हमेशा प्रायोरिटी देते हैं हमारे हस्बैंड को या फिर फैमिली को, बच्चों को, या उन सारी घर की जिम्मेदारियों को। लेकिन सबसे पता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? तो वो है हमारी खुद की जो प्रायोरिटी है, हमें खुद को देनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही है, आजकल बहुत ज्यादा हम पहले देखते थे कि हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो पहले मेंस में ज्यादा दिखाई देते थे, और आजकल लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि वुमेन्स में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आज जानते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो पहले मेन में ज्यादा दिखाई देती थी, तो आज वो वुमेन में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? तो इन सब के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे माधोबा के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर राहुल मंडोले सर, जो कि हमारे माधोबा में पिछले 14 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज तक उन्होंने 7,000 से भी ज्यादा डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट को ट्रीट किया है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर राहुल सर। यस ऐश्वर्या, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके सर, जैसे कि आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक वुमेन स्पेशल है। तो मुझे सबसे पहले तो सर ये पूछना है कि आजकल हम देखते हैं कि वुमेन में ज्यादा हार्ट अटैक के जो ये प्रमाण है वो ज्यादा बढ़ गया है। पहले कैसे हम देखते थे कि बहुत साल पहले कि हार्ट अटैक मतलब ये मेंस की प्रॉब्लम है, ये वुमेन में ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आजकल ये वुमेन में भी उतनी ही ज्यादा दिखाई देती है। तो क्या ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, या फिर इनसे भी कुछ ज्यादा सीरियस इशू है जो हमें पता नहीं है? यस ऐश्वर्या, thank you for your very generous introduction and welcome everyone. डेफिनेटली अगर आप ये स्पॉटलाइट अगर चेंज कर सकते हो डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। यस, वेलकम एवरीवन। बहुत नोबेल टॉपिक के लिए आज ऐश्वर्या ने मुझे बोला था कि वुमेन हेल्थ ये जो कॉन्सेप्ट है, और क्यों अभी जो सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा है। और वो अफेक्ट जो पहले एक सिचुएशन ऐसा था कि हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था। बहुत केसेस हम लोग देखते थे कि हार्ट अटैक के और या जो है पुरुषों में ही है। लेकिन अभी वुमेन्स है जो है वो उसमें भी एक कंधे से कंधा मिला के चल रही है वो फिगर्स में भी। तो बेसिकली बहुत सारे रीजन है। और जो रीजन मुझे लगता है कि अभी प्रायोरिटी पे यानी हाईलाइट होने चाहिए इस मंच पे, तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर इवोल्यूशन का प्रोसेस देखें कि जब हम लोग इंसान बनने से पहले दो तीन यानी यहाँ से एक 10,000 15,000 साल पहले का अगर इतिहास देखें, तो जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री, इनके शरीर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो बनते गए, वो घटते गए। और इसका रीजन भी अलग था। यानी जैसे हम लोग पहले पहाड़ों में या गुफाओं में रहते थे, तो उस समय में पुरुषों पे जिम्मेदारी थी कि वो उस गुफाओं से बाहर निकले, बाहर निकल के शिकार वगैरह करना है ताकि अपने फैमिली के लिए वो फूड लेके जा सके। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में धीरे धीरे पुरुष जो है वो मस्कुलर बनने लगे। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो फीमेल जो है, फीमेल का जो शरीर है वो पहले से ही केयर टेकर है, जेंटल है। और भगवान ने भी हमें उसी प्रकार से बनाया है। तो उस वजह से जो उनमें जो प्रीडोमिनेंट हार्मोन्स थे इस्ट्रोजेन, तो इस्ट्रोजेन जो उनके बॉडी को, उनको इमोशंस को कंट्रोल करता है और उसे सॉफ्ट, जेंटल, टेंडर, ये सारी चीजें देता है। तो वो इस्ट्रोजन की वजह से ही फीमेल में जो है वो हार्ट डिसीज का प्रिवेंशन होते रहता है। अभी वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
बेसिकली मेल में जो टेस्टोस्टेरोन जो स्ट्रांग होते हैं और उसके वजह से उनमें मसल्स डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। तो मेल्स थोड़े रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, और फीमेल जो होते हैं जेंटल और टेंडर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन वो हार्मोन है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव यानी स्त्री को एक शिशु के शिशु पालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन क्या करता है कि धीरे धीरे बॉडी में जो सारे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो वेसल्स को लेके बाकी सारी चीजों को इलास्टिक रखता है। तो बॉडी वेसल्स बॉडी वेसल्स अगर अच्छे हैं तो धीरे धीरे उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर और सारी चीजें जो है वो नॉर्मल होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी फीमेल में आफ्टर एज 45 ये एस्ट्रोजन लेवल जो है वो एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं जो होती है वो हार्ट अटैक की संभावनाएं वहां पे बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी आजकल सिचुएशन ऐसा है बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, या फिर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फीमेल में जो स्ट्रेस लेवल जो ज्यादा रहता है, तो ये स्ट्रेस लेवल और डिस्टर्ब लाइफस्टाइल की वजह से एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और विमेन में जो टेंडरनेस, जेंटलनेस, जो ब्लड वेसल में जो इलास्टिसिटी है वो बहुत जल्दी कम हो रही है, जिसके कारण हार्ट अटैक की सिचुएशन जो है वो मेल और फीमेल ये दोनों में भी एज इक्वल जो है वो अभी करंटली एस्टेब्लिश हो रही है। ओके सर, जैसे कि आपने अभी अब बताया हमें कि ये सारी जो जेंटल और केयर, ये सारी क्वालिटीज जो वुमेन में ही क्यों होती है, वो सारी मतलब हार्मोन की वजह से होती है, कि वैसे हार्मोन मेंस में और वुमेन में डिफरेंशिएटेड है और वो उनके कारण होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मुझे ये, जैसे कि हमें अभी हार्ट इश्यूज के बारे में पता चला, तो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ना वेट के इश्यूज भी बढ़ गए हैं, मतलब ओबेसिटी, वेट गेन ज्यादा होना फीमेल्स में, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो क्योंकि ये सिर्फ वेट हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, तो इसके वजह से डायबिटीज, हाइपोथायराइड, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या ये वेट गेन सिर्फ हमारे खान पान की वजह से, ज्यादा खान पान, ज्यादा हम खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इसके वजह से ही होता है, या फिर और भी कई रीजन है? वंश में अगर देखा जाए तो एक पुरुष और स्त्री अगर हम लोग दोनों को कंसीडर करें तो उनमें वेट गेनिंग का टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो बेसिकली इवोल्यूशन में भी यही हुआ है कि क्योंकि उनके बॉडी में सबसे एसेंशियल जो चीज होती है वो है होता है फैट। क्योंकि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में बच्चे को संभालना है, बच्चे का पोषण करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रखना है, तो फैट बहुत एसेंशियल होता है। तो अगर पुरुषों के मुकाबले अगर वुमन थोड़ा भी वो खाना ज्यादा खा ले तो उनमें अगर फैट बन जाए तो वो फैट को लॉस करने में उनकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो फैट गेनिंग का टेंडेंसी जो है वो वुमेन्स में ज्यादा रहता है। दूसरा जो चीज है कि वुमेन्स में वेट गेनिंग का कॉज जो होता है वो कॉर्टिसोल लेवल होता है। जैसे कि आजकल का स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर हम लोग देखें तो सुबह बच्चों का भी पढ़ाई लेना है, फिर बाद में ऑफिस भी जाना है, घर का भी काम करना है, रात को देर तक पूरे सब परिवार का ख्याल रखना है, और ये सारे स्ट्रेसफुल काम करते करते महिलाओं में अक्सर ये चीज देखी जाती है वो खुद के हेल्थ को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देती है, और खुद के हेल्थ को निग्लेक्ट करते हुए उनमें आगे चल के जो है वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन डेवलप होती है, और उसकी वजह से उनके बॉडी में जो है वो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये जो स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो ऐसे हार्मोन होते हैं कि नॉर्मली वो बॉडी में फैट को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी ये बॉडी में फैट क्यों बढ़ाते हैं तो इसका मैं एकदम सादा एग्जांपल दूंगा कि जब हमारे पास स्ट्रेसफुल या फिर ऐसी कंडीशन आती थी पिछले जमाने यानी यहाँ से 10,000 साल पहले के, टेंशन वाली सिचुएशन जब आती थी तो हमें महीनों महीनों खाना नहीं मिलता था। यानी बारिश चल रही है, भूकंप आ गया, ऐसी सिचुएशन में महीनों महीनों खाना नहीं मिलेगा,
तो बॉडी को डिपेंडेंट होना पड़ेगा फैट पे, क्योंकि फैट ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है हमारे बॉडी में कि जो हमें दीर्घ काल तक एनर्जी दे सकता है, हमें सपोर्ट कर सकता है, हमारे एनर्जी की जो नीड है उसे सफाइज कर सकता है। एक चीज मैं आपको बोल दूं कि अगर कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो गेहूं चावल में से मिलता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से 1 किलो कैलोरी मिलता है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो 4 किलो कैलोरी मिलता है, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम। और उस भी फॉर्म में 1 ग्राम चर्बी से भी ऑलमोस्ट 4 से 5 किलो कैलोरी मिलता है। तो फैट जो है, अगर वो जलाया जाए तो उससे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। तो अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन को स्टोर करना है या 1 ग्राम फैट को स्टोर करना है, तो बॉडी क्या करेगी? 1 ग्राम फैट को स्टोर करेगी, राइट, क्योंकि उसमें से एनर्जी ज्यादा मिलने वाली है, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन बढ़ती जाती है बॉडी में, हमारा जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री का मेमोरी हमारा फिर से जागृत हो जाता है और बोलता है कि आगे जाके खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो तुरंत क्या है कि बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ा देता है। अभी जैसे जैसे फैट स्टोरेज बढ़ेगा तो फैट के जो डेपो होते हैं वो नॉर्मली होता है हमारा पेट या फिर सेंट्रल पार्ट। अभी इस सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, थोड़ा भी कुछ खाना खाए तो उस खाने में से जो शुगर है, फैट है, उसको लेके वहां पे फैट स्टोरेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो महिलाओं में बहुत तुरंत डेवलप होना शुरू हो जाती है। और वो ऐसी डेवलप होती है कि वो आप कितना भी मेहनत कर लो उससे स्ट्रेस बढ़ेगा। यानी फास्टिंग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, उपवास रख देते हैं, लेकिन वो फैट इमीडिएटली कम नहीं होते, क्योंकि वो उनका उस फैट का नेचुरल टेंडेंसी है। और उस फैट को अगर कम करना है, उस फैट को अगर कम करना है तो हमें उसके कारण को कम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसका कारण अगर स्ट्रेस था तो हमें पहले उस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग अगर उस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में से बाहर निकलेंगे, उस स्ट्रेस को अगर हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो महिलाओं में जो चर्बी बढ़ती है फटाफट फटाफट, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30, तो वो जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ने वाली चर्बी है उसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे सिर्फ फास्टिंग करने से, या फिर 12-12 घंटा कुछ ना खाने की वजह से। आपका ये जो एब्डोमिनल या फिर सेंट्रल ओबेसिटी जो है, जिसके कारण ही आगे जाके सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होते हैं, तो ये हम लोग डेफिनेटली कम कर पाएंगे। तो हमें ये तो अभी पता चला, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये जो ओबेसिटी है, वेट गेन क्यों होता है इतना ज्यादा। तो उसका मेन रीजन भी हमें ढूंढना उतना ही जरूरी होता है। अगर स्ट्रेस के वजह से है तो आपको स्ट्रेस ही कम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप खाना खाना ही कम कर रहे हो और स्ट्रेस उतना ही ले रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। दैट्स ट्रू सर। लेकिन जैसे कि अभी आपने बोला कि ये ओबेसिटी क्यों होती है, और वो ज्यादातर बेली फैट ही ज्यादा इंक्रीज होता है। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा आजकल ऐसे भी मतलब पहले तो पीसीओडी का प्रॉब्लम इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल तो मतलब टीनेजर्स में भी इतना बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जो कॉलेज में जाती है लड़कियां, उनमें भी पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये मतलब जो बाहर का जंक फूड खाते हैं उसके वजह से है, या फिर और भी बहुत सारे कारण इसे अफेक्ट करते हैं या पीसीओडी को ट्रिगर करते हैं? बिल्कुल। अभी डॉक्टर ऐश्वर्या, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, तो जो नॉर्मली ओवरी होती है, यानी महिलाओं के शरीर में जो प्रजनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके कारण इस यानी इस पूरे सब संसार की उत्पत्ति हुई है, तो वो जो ओवरी, जो मेन ऑर्गन है, उस ऑर्गन के आजू बाजू में उस ऑर्गन की तरह दिखने वाले सिस्ट तैयार हो जाते हैं, और इसे कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। हे असे क्रेयॉन्स दे पुढे अभी भेटतात. पीसीओडी का जो कंडीशन है, अगर यहाँ से हम लोग 20-30 साल पहले, यानी अभी मेरे साथ हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी है, अगर उनको बताया जाए कि पीसीओडी आपके जमाने में था क्या, तो वो तो नहीं वो बोलेंगे।
तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारे जमाने में ये नाम हमने कभी सुना भी नहीं था, पीसीओडी क्या होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन में, स्पेशली जो 80s 90s में बॉर्न हुए हैं और ये तो उसके बिल्कुल बाद, होता यानी स्पेशली आफ्टर 85 84 जो बॉर्न हुए हैं, उनमें स्पेशली पीसीओडी जैसी कंडीशन जो है वो बहुत कॉमन है। यानी इतनी कॉमन है कि जो रिसेंट रिपोर्ट कहता है कि एवरी फिफ्थ वुमन और अ गर्ल जो है वो पीसीओडी कैरी करती है। और पीसीओडी के वजह से बहुत सारे ना, यानी सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल प्रॉब्लम भी, क्योंकि पीसीओडी के सिम्टम्स जो है कि मेंस्ट्रुएशन डिले होता है, यानी 3 3 4 4 महीने उनको प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहती है। दूसरा जो इश्यू रहता है, बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तीसरा जो इश्यू रहता है कि फेशियल हेयर्स ग्रो हो जाना या होना स्टार्ट हो जाता है। तो पीसीओडी सिर्फ फिजिकल इशू नहीं है, पीसीओडी उस व्यक्ति को, उन फीमेल्स को वो डिप्रेशन तक लेके जाते हैं। तो अगर हम लोग पीसीओडी के थोड़ा अंदर जाके देखें कि व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीओडी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट से। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके। सो मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी माताएं, बहनें और अंकल, सब सब लोग कनेक्टेड है, सारे पेशेंट्स कनेक्टेड है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन मैं जानता हूँ कि आप लोग डॉक्टर नहीं है और ये आपको नहीं, यानी इतना सब जानने की जरूरत है कि नहीं, तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बेसिक आइडिया जब तक आप, क्योंकि पीसीओडी को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, तो मैं एक बार आइडिया दे दूं कि पीसीओडी होता क्या है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं, तो ये है फीमेल का जो बच्चादानी या फिर यूट्रस जिसे कहते हैं, कि जहां से हम सब लोगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे ये है यूट्रस, जो मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं, तो ये है यूट्रस। ये यूट्रस के साइड में ये जो दो हाथ जैसे दिख रहे हैं, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसके आगे जो ये दो बादाम जैसे स्ट्रक्चर है, आलमंड जैसे स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं ओवरी। अभी नॉर्मली होता यह है कि इस ओवरी में से हर महीना एक जो है स्त्री बीज बाहर निकलता है, जो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो यूट्रस में जाता है। और यहाँ पे ये 28 डेज का साइकिल रहता है। तो अगर वहां पे यूज नहीं हुआ वो, तो वहां से फिर बाहर निकल जाता है। अभी होता ऐसा है कि ये स्त्री शरीर है। अभी समझिए कि इस स्त्री शरीर में, यहाँ पे हम लोग जब खाना खाते हैं, यानी आजकल जो कुछ फूड हैबिट चल रही है लोगों में या लेडीज में, स्त्रियों में, अगर हम लोग देखें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन आजकल हुआ है, कि स्पेशली 84 के बाद, तो मिल्क हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ है, व्हीट हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ है। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में या फिर फीमेल्स के बॉडी में एक्स्ट्रा जो फैट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फैट जो है, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाजू में, ये फैट सब जगह पे ये जमना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये फैट यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है औरतों में, तो यहां से निकलने वाला जो स्त्री बीज है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। और वो जो है, वो अंदर ना जाते हुए वो यहीं पे ही, वो जो छोटे 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 हर महीना जो निकलने वाले स्त्री बीज है, वो यहीं पे आके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्राफाइन फॉलिकल मैच्योर होकर यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। तो चर्बी की गांठें जो है वो ये ओवरी पे आना शुरू हो जाती है। अभी इसका मेन रीजन था ये सारे सिस्ट बनने का, यहाँ पे जो बैठा हुआ फैट है।
अभी होता ये है कि हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं और पहुंच जाते हैं बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट या फिर एलोपैथी डॉक्टर्स के पास। एलोपैथी डॉक्टर्स इस केस में क्या करते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं आपका 28 डेज का ये ओरल ओसीपी पिल्स यानी हार्मोनल थेरेपी इन बच्चों में। मैं एक बच्चे ही कहूंगा क्योंकि आजकल 13 साल से ही पीसीओडी स्टार्ट हो जाता है, तो ये बच्चों में ही ये हार्मोनल पिल्स स्टार्ट कर देते हैं। और ये हार्मोनल पिल्स उनमें स्टार्ट होने के बाद होता ये है कि और फैट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स इन बच्चों को दिए जाते हैं ये वही हार्मोन है जो भैंस या गायों को दिए जाते हैं उनसे एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जितना हमारा पॉपुलेशन है भारत का उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो हमें इन गायों को या फिर ये जो सारे हमारे मवेशी होते हैं तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन की वजह से उनमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है और मिल्क प्रोडक्शन जो है वैसा ही मिल्क हमारे घर तक आता है, राइट। तो ये एक रीजन है। और वैसे ही वही टैबलेट जो है वो हमारे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से हमें दी यानी लड़कियों में या फिर दी जाती है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम थोड़ी दिन के लिए सॉल्व होती है लेकिन ओबेसिटी सॉल्व नहीं होती। इसका प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट हुआ था कि बच्चों में अतिरिक्त फास्ट फूड, मैगी जैसा अतिरिक्त फास्ट फूड, या फिर सुबह शाम जो बच्चों में बोर्नवीटा डाल डाल के बच्चों को हम लोग जो दूध पिलाते हैं, और ये दूध उन्हीं गाय भैंसों में से आता है जिनको हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये सारे रीजंस है कि सेंट्रल ओबेसिटी यानी आपके पेट के यहाँ पे, बच्चों के पेट के यहाँ पे फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा चीज, एक समय था कि बच्चों को रोकना पड़ता था घर पे बैठो, आजकल के बच्चों को घर से ढकेलना पड़ता है कि आप घर से लेकर बाहर जाते हैं। निकलो। तो एक्टिविटी नहीं है, हाइब्रिड मिल्क पी रहे हैं, हाइब्रिड व्हीट खा रहे हैं, हाइब्रिड सारी जो फास्ट फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। तो ये सारी रीजंस की वजह से ये यहाँ पे जो जमी हुई चर्बी है ये इन यानी बच्चों में, महिलाओं में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। क्योंकि पहले हार्मोन्स क्रिएट करने वाले दो ओवरी थे, अभी यहाँ पे मल्टीपल जो है फैट सिस्ट बन गए। तो उसके वजह से क्या होता है कि बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मेंस्ट्रुएशन का 28 डेज का साइकिल कैसे मेंटेन करें। और इसका सॉल्यूशन फिर क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि ये जो फैट है इनको यहां से निकाल दो फिर से। अभी फैट यहां से जब निकलेंगे तो फिर से जो ये आपकी आलमंड शेप की ओवरी है फीमेल बॉडी में, तो ये अपने आप को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती है। फिर से नॉर्मल 28 डेज का साइकिल शुरू हो जाएगा। फिर से विमेन में नेचुरल बॉडी क्लीनिंग का मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा और उनमें पीसीओडी जैसा प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकता है। तो बेसिकली पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो है, डिसऑर्डर जो हम जिसे कहते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल, गलत फूड के गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, और रेगुलर जो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए यानी आफ्टर एज ऑफ 10, मैं कहता हूँ हर एक स्त्री को एक्सरसाइज के लिए उसके घर से ही फोर्स होना चाहिए कि घर से बाहर निकलो, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करो। तो ये अगर रेगुलर हो जाए ना तो वुमन हेल्थ एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। क्योंकि पीसीओडी के कंडीशन की वजह से 20s और 30s में फीमेल जो आजकल बहुत सारी डिप्रेशन में रहती है, उसके बाद उस पे ट्रीटमेंट करते हुए उनको फिर वापस आईवीएफ जैसा आगे ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम आता है। और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ सारे इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग सोचे और उनमें प्रॉपर डाइट, पंचकर्म, एक्सरसाइज, ये 3 महीने तक भी आप करोगे
और उनका वजन आप कम कर दोगे, उनका सेंट्रल ओबेसिटी आप कम कर दोगे, तो उनको कोई हार्मोनल पिल्स या फिर कोई अंग्रेजी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और डेफिनेटली उनका आगे जाके जो इनफर्टिलिटी या बच्चे होने में जो प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं आएंगे। मतलब पीसीओडी हमें क्या होता है ये तो अभी सर ने बताया, और क्यों होता है। आजकल ये बहुत ज्यादा इतना क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो हमारी ही गलती है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम एक्टिविटीज उतना नहीं करते, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल इन शॉर्ट बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसकी वजह से हमें ये सारे इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो वेट लॉस करना ये इसका बेटर ऑप्शन है सर, जैसे कि आपने अभी बताया। तो सर मुझे ये भी मैं ऐसा पॉइंट करूंगा, वेट लॉस इज नॉट ओके ऑप्शन। आपको आपका फूड, स्ट्रेस और ओके वेट, ये सारी चीजें जो है, ओके सिर्फ वेट पे फोकस मत कीजिए। मैं फिर से कहूंगा, आपको आपके फूड, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एक्सरसाइज लेवल सबको मैनेज करना है। और वेट लॉस ये एंड प्रोडक्ट। ओके। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद वेट लॉस के लिए जा सकते हैं। ओके, तो मुझे नेक्स्ट सर ये पूछना था कि जैसे कि हमने पहले ही सबसे पहले तो मैंने यही पूछा था हार्ट अटैक के बारे में, तो उसके ही रिलेटेड पूछना था। हार्ट अटैक नहीं, लेकिन आजकल जो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल्स में, तो उनमें भी बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज जो है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ भी इशू है, ऐसा ही ज्यादा दिखाई देता है। पहले ऐसा नहीं था कि ये मेंस में रेशो ज्यादा था, लेकिन अभी ये रेशो धीरे धीरे हार्ट डिजीज का या फिर इश्यूज का ये फीमेल्स में भी ज्यादा बढ़ने लगा है। तो इसका क्या रीजन है? इस बेसिकली अगर हम लोग वुमेन एज को डिवाइड करें दो पार्ट, एक बिफोर मेनोपॉज, मतलब जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है बाय द एज ऑफ 12 13 14, तो 45 एज या फिर 45 टू 50 एज के बीच में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था वो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। अभी बिटवीन दिस 13 14 इयर्स टू 45 50 इयर्स, हर वुमन को, हर स्त्री को एक कवच रहता है, एक प्रोटेक्शन कवच रहता है। उस कवच को कहते हैं एस्ट्रोजन। यानी आपके शरीर में हर महीना जो एस्ट्रोजन बनता है, ये आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल्स को ये प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। अभी ये जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, ये हार्मोन आफ्टर द एज ऑफ 45, या फिर मे बी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, डायबिटिक जैसा सिचुएशन है, ओबेसिटी जैसा सिचुएशन है, तो ये बहुत जल्दी कम होने लग गया है आजकल। 35 40 के बाद ही एस्ट्रोजन का जो ब्लड का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा लेवल आता है कि जब एस्ट्रोजन बॉडी में, जितना पुरुषों में एस्ट्रोजन होता है उतना ही स्त्रियों में हो जाता है, और वो एज ग्रुप होता है 45 टू 50 का। अभी रिसर्च कहता है कि आफ्टर योर मेनोपॉज, आफ्टर द एज ऑफ 45 50, जितने मेल्स यानी पुरुष जितने हार्ट अटैक के लिए प्रोन है, या पुरुषों में जितना हार्ट अटैक का चांस है, उतना ही हार्ट अटैक का चांस स्त्रियों में भी है। अगर इन केस कुछ एविडेंस ये भी कहते हैं, अगर आपका बच्चादानी का ऑपरेशन बहुत जल्दी हो गया है, यानी कभी कभी 25 30 35, नॉर्मली हम डॉक्टर्स लोग प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बच्चादानी को निकालने का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन अवॉइड करे, और इसका रीजन भी यही होता है। अगर वो ऑपरेशन जल्दी हो चुका है तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही ऑपरेशन आपका हो जाता है, तो नेक्स्ट मंथ से आपका हार्ट डिसीज का चांसेस जो है वो पुरुषों के ही समान हो जाता है, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन लेवल और पुरुषों का एस्ट्रोजन लेवल सेम हो जाता है। तो स्त्रियों में अगर हम लोग यानी ये जो मेनोपॉज है, तो मेनोपॉज के बाद का सिचुएशन जो एस्ट्रोजन सर्च कम हो जाता है, तो इसी के कारण जो है वो हार्ट डिसीज से प्रोन हो जाते हैं। अभी पहले ऐसा नहीं होता था क्या? तो ये तो सदियों से चली आ रही बात है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अभी अचानक से फीमेल्स इतना में ज्यादा हार्ट डिसीज, या फिर सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन, या फिर ब्लॉकेजेस निकलना, या फिर हार्ट के पंपिंग का कम हो जाना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी क्यों दिखाई दे रही है? राइट।
तो इसका आंसर ये है कि पहले मेनोपॉज जो होता था वो 50s के बाद आया करता था। यस, अभी ट्रू। मोनो यानी जैसे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और साइकिल भी स्टार्ट होती थी 9th 10th क्लास में, नॉर्मली स्टार्ट होती थी, तो वो नॉर्मली एज ग्रुप हुआ करता था 14 15 का। अभी आप देखोगे तो 8 9 स्टैंड यानी 8 8 9 साल के बच्चों से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर साइकिल जल्दी स्टार्ट हो रही है तो खत्म होने का खत्म भी पॉसिबिलिटी ज्यादा। भी जल्दी, ट्रू। राइट। और ऊपर से हम लोग जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल रखते हैं, जिसमें फास्ट फूड एक्स्ट्रा हो गया, फ्राइड फूड एक्स्ट्रा हो गया, एक्सरसाइज जीरो हो गया। हमारे 10 साल पहले लोगों ने कभी चीज और मेयोनीज जैसे चीजों के बारे में जा पता भी, नाम भी पता नहीं थे, आज बहुत कॉमनली बच्चों में खाने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये और वुमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। और उसी के कारण जो है कि वुमन हेल्थ जो है वो धीरे धीरे यानी एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो जो 45 50 में बंद होता था अभी अर्ली 40s में भी बंद होना स्टार्ट हो गया है। इसी के कारण दूसरा जो रीजन हो जाता है कि ओबेसिटी बढ़ जाता है। ओबेसिटी बढ़ गया तो वहां पे डायबिटीज का चांसेस बढ़ गया। ओबेसिटी हो गया तो वहां पे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। ओबेसिटी मतलब ये नहीं होता हो कि सबका 80 90 किलो वेट है। आज 60 62 वेट में भी अगर आपका सेंट्रल ओबेसिटी है, आपका बॉडी अगर एप्पल शेप है, पेयर शेप है, तो उसे भी ओबेसिटी कहते हैं। अगर सेंट्रल ओबेसिटी यानी आपको अगर जानना है कि आप सेंट्रल ओबेसिटी में हो या नहीं हो, तो सिंपल मेजर है कि आपको एक टेप लेना है, आपके नाभि के अराउंड आपको आपका पेट का नाप लेना है। अगर वुमेन में वो बिलो 92 सेंटीमीटर है तो आपको कोई जरूरत नहीं है ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करने की। ओके। ओके। और मेल में वो 87 सेंटीमीटर के नीचे है तो आपको भी कोई जरूरत नहीं। तो मेल बिलो 87 सेंटीमीटर इज गुड। आपका नाभि का जो माप है, आपको वजन कितना भी रहे, यानी मे भी आपका मसल्स का भी वेट हो सकता है, आपका वेट 80 kg रहने दीजिए, 100 kg रहने दीजिए, लेकिन आपका जो सेंट्रल ओबेसिटी यानी सेंट्रल अब्डोमिन का जो है वो सरकमफ्रेंस जिसे कहते हैं 87 अप टू 87 फॉर मेल एंड अप टू 92 फॉर फीमेल अगर हम लोग रखेंगे तो डेफिनेटली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये सेंट्रल ओबेसिटी हम लोग मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली वुमेन रिप्रोडक्टिव एज या फिर हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। एस्ट्रोजन आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी वुमन जो हर महीना ब्लड लूज करती है, तो ब्लड लूज होने के बाद नया खून शरीर में बनता है, नए हार्मोन शरीर में बनते हैं, जिसके वजह से बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और ये जो यानी प्रोटेक्टिव कवर है, ये जो आपका शील्ड है, वो शील्ड आपको हार्ट अटैक से या हार्ट डिसीज से या ब्लॉकेजेस से या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों से आपको बचाना ओ, तो सर आपने तो ये बहुत अच्छा बताया हमें कि मेन रीजन क्या होता है और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हम ध्यान नहीं देते, तो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है। तो उसके वजह से जो हमारी मंथली साइकिल और प्यूरिफिकेशन की जो हमारी बॉडी की प्रोसेस है वो आजकल कहीं ना कहीं मतलब कम हो रही है और पहले जैसी थी वैसी नहीं है। ओके, तो सर जैसे ये पीसीओडी का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वैसे ही सेकंड मुझे पूछना था कि जैसे कि एक बेबी को बर्थ देना बहुत अच्छी चीज होती है और ये मतलब अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आजकल कैसा दिखाई देता है कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी वुमेन में कि हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है। तो ये मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि आफ्टर डिलीवरी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तो हैप्पीनेस थोड़ी साइड में हो गई है और ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? है। एक्चुअली हाइपोथायराइडिज्म अगर हम लोग समझ ले कि थायराइड का प्रॉब्लम या थायराइड की गोली डिलीवरी के बाद शुरू हो गई, ये बहुत आजकल सुनने को मिलता है। तो थायराइड की गोली मतलब क्या रहता है कि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है उसकी गोली आपको शुरू हो जाती है। अभी
सबको अगर किसी को भी पूछा जाए कि थायराइड का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, तो सब कहेंगे यहाँ से, यस। राइट। यस। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि थायराइड जो ये जो ग्लैंड है यहाँ पे जो होती है, तो थायराइड का प्रॉब्लम और जो टीएसएच लेवल्स जो होते हैं हमारे, क्या होता है थायराइड के प्रॉब्लम में, टीएसएच लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, बराबर। थायराइड बढ़ा हुआ मिलता है मतलब क्या बढ़ता है, टीएसएच लेवल्स बढ़ते हैं। यस। और क्या कम होता है, T3 T4 कम टी हो थ्री टी जाता है। फोर। अभी टीएसएच लेवल जो बढ़ते हैं, आपको मैं बताऊं, टीएसएच जो जहां से तैयार होता है वो यहाँ से नहीं तैयार होता है। यस, टीएसएच यहाँ से नहीं आपके होता, यहाँ से होता है। ब्रेन में से ब्रेन। तैयार होता है, बराबर। तो जो बढ़ा हुआ थायराइड है वो आपके यहाँ से नहीं, आपके ब्रेन से आया है, बराबर। अब ये ब्रेन से क्यों आया है, मैं आपको एकदम प्रॉपरली बोलता हूँ कि नॉर्मली वुमन जो है वो वेट गेन जो करती है, वो वही टाइम रहता है कि पोस्टपार्टल वेट गेन होता है वुमेन्स में, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वेट गेन होता है। तो वेट गेन का जैसे जैसे बॉडी का टेंडेंसी बढ़ेगा, और उस समय पे जब आपका पोस्टपार्टल एज है, और उस समय पे अगर आप स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, आप आपने प्रेगनेंसी एंजॉय नहीं की है, आपके घर पे या फिर आप जहाँ पे हो, या फिर मे बी हेल्थ इश्यू की वजह से आप कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन में से जा रहे हो, तो ऐसा होगा कि जो वेट गेनिंग हो रहा है उसके साथ आपका वेट मैनेज करने के लिए, क्योंकि टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका ब्रेन जो सिक्रीट करता है, जो टीएसएच बढ़ाता है, वो इसीलिए होता है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, वेट गेनिंग का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ाने से यहाँ का जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो T3 T4 का लेवल बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, यानी फैट डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, और उसकी वजह से वेट कंट्रोल में आ सकता है, राइट। तो टीएसएच बढ़ना पोस्ट प्रेगनेंसी, मैं नहीं कहूंगा कि ये पैथोलॉजिकल है, मे बी ये टेम्पररी हो सकता है, टाइम बेइंग हो सकता है। तो जरूरत नहीं है कि हर बार आपको इमीडिएटली थायराइड की टैबलेट स्टार्ट कर देनी पड़े। आप अभी जो गाइडलाइंस बताए गए हैं, मैं आपको बोल दूं कि गाइडलाइंस क्लियर कट कहते हैं कि अप टू 10 टीएसएच ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका ओवरऑल वेट मैनेजमेंट कहा गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा गया है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहा गया है। अगर आपका टीएसएच लेवल 10-15 के ऊपर ही रहता है और आपको उसके साथ कुछ सिम्टम्स है, तो ही आपको थायरॉक्सिन का टैबलेट जो है वो स्टार्ट होता है, अदरवाइज स्टार्ट नहीं किया जाता है। लेकिन मैं जो देखता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, तो 7 और 8 का टीएसएच है, और थायरॉक्सिन का गोली यानी 100 का भी टैबलेट चल रहा है, 50 का भी टैबलेट चल रहा है, 25 का भी टैबलेट चल रहा है। तो हमें थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है कि थायराइड जो का प्रॉब्लम जो है वो हमारे बॉडी का एक कंपेंसेशन है। जो वेट गेन हमारे पोस्टपार्टम यानी प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन हुआ है उसका एक कंपेंसेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज बढ़ानी है, हमें हमारा स्ट्रेस कम रखना है, क्योंकि फूड जो है, और फूड भी हमें हेल्दी फूड लेना है। तो हेल्दी फूड, एक्सरसाइज और जरा स्ट्रेस कम रखेंगे तो आपका टीएसएच लेवल करेक्ट हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कोई एक्सटर्नल मेडिसिन की। Okay. तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और हमारा डाइट और एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दे तो ये सारी चीजें कम हो सकती है। जैसे कि आपने अभी हमें ये सब बताया, और ओबेसिटी में भी आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया सर। तो उसके ही रिलेटेड मुझे पूछना था कि मैंने सुना है कि माधोबाग में जो डाइट किट है, तो वो वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऐसे तो हम देखते हैं कि किसी की डॉक्टर के पास जाए तो वो बहुत सारे हमें बताते हैं कि ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें लेके आओ, तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन माधोबाग में आप ये डाइट किट से ये वेट मैनेज कैसे करते हो? बिल्कुल।
जैसे मैंने कहा कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यानी बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे उसमें बहुत स्कीमें सारे कि आपको ये मिलेंगी। खाइए वो खाइए आपका वेट बहुत कम हो बहुत जाएगा। बहुत। लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है कि जिससे एग्जैक्टली वेट कम ही होगा, वो प्रोडक्ट नहीं है कहीं पे। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वेट कम करना, ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में कितना कैलोरी डेली का यूज होता है। उससे कम कैलोरी अगर मैं आपको दूं, तब ही आपका वेट जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपको महीने का 1 लाख सैलरी है, बराबर, तो मुझे अगर आपके सेविंग अकाउंट से पैसा कम करना है, या आपको आपके सेविंग अकाउंट से पैसा कम करना है, तो आपको महीने का कम से कम कितना खर्चा करना पड़ेगा? बस मुझे कम ही खर्चा करना पड़ेगा जितने मेरे सेविंग अकाउंट में है तो ही। आपके सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए है, आपको महीने हम्म। का 1 लाख सैलरी है, हाँ। और आपको सेविंग अकाउंट से पैसे कम खर्चा करना है, बराबर, या कम करना है, तो आपका महीने का खर्चा कितना होना चाहिए? 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख से कम? कम। 1 लाख से कम। ज्यादा अगर आप खर्चा करोगे, तभी क्योंकि आपका मेरे सेविंग अकाउंट को हाथ लगेगा ना। हाँ हाँ, डेफिनेटली ट्रू। सॉरी, मेरा मैथ्स बहुत वीक है सर। नो प्रॉब्लम। तो अगर आप 1 लाख से ज्यादा पैसा खर्चा करोगे, तभी आपके सेविंग अकाउंट में से पैसा, जैसे कि आपका 1 लाख अगर आपका सैलरी है और आप 2 लाख महीने का खर्चा करते हो, तो ओके, हाँ। 1 लाख सैलरी माइनस करके आपका 2 लाख, यानी अकाउंट में से 1 लाख खर्चा हो। दूसरे महीने में भी आपने 1 लाख सैलरी आया, 2 लाख खर्चा किया, तो आपके अकाउंट में से फिर से और एक 1 लाख माइनस होगा, बराबर। तो ये जो यानी फाइनेंशियल गणित है, वही गणित अगर हम लोग हमारे शरीर के बारे में सोचें कि हम लोग जो खाना खाते हैं इससे हमें कैलोरी मिलता है। हमारे शरीर को जरूरत होती है 1500 कैलोरी की। कितनी? 1500, 1500 कैलोरी की हमारे शरीर को जरूरत होती है ऑन एन एवरेज। अभी मैं जो खाना खाता हूँ, वो अगर मैं 1500 कैलोरी का खाऊंगा, तो मेरे बॉडी में जो फैट है वो कम हो गए? नहीं। मेरा नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैंने खाना खाया, तो जितना मेरा वजन है उतना ही उतना ही वजन नहीं। रहेगा, बराबर। अगर मुझे मेरे बॉडी फैट को कम करना है, तो कम खाना। अगर मुझे 1500 कैलोरी मेरा डेली रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 700-800 कैलोरी का खाना पड़ेगा, तब जाके मेरे बॉडी के अंदर जो फैट बैठे हुए हैं वो जलकर 1500 कैलोरी का जो डेफिशिएट है वो मेंटेन करेंगे, तब जाके मेरा वजन कम होगा। मतलब अगर मुझे मेरे पैसे खर्च करने हैं, मेरे बॉडी में जो फैट है, समझिए ये आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ साल आपका पैसा है, राइट। आपके यस। बॉडी का फैट जो है आपके सेविंग अकाउंट का पैसा है। आप जो आपको जो एनर्जी लगता है वो आपका खर्चा है, और खाना खाते हो वो आपका सैलरी है, बराबर। तो जब हम लोग सैलरी कम लेना स्टार्ट करेंगे और पैसा खर्चा ज्यादा करेंगे। खर्चा करेंगे, तब जाके आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो वेट है, आपका जो बॉडी फैट है, वो तब जाके कम होने वाला है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मैंने 12 घंटा कुछ नहीं खाया, सुबह 2 चाय पी लिया, रात को 2 चाय पी लिया, सुबह 2 चपाती खा लिया, रात को 2 चपाती खा लिया, तो मैंने मेरा जो कैलोरी बैलेंस था वो 1200-1500 कैलोरी खाया, लेकिन 12 घंटा बीच में फास्टिंग रखा। इसका आपके बॉडी फैट पे कोई ज्यादा परिणाम होने वाला नहीं है। और दूसरा, वेट लॉस या फिर बॉडी फैट कम करने का जो प्रोसेस है ना, ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग लंच करते हैं,
हम लोग डिनर करते हैं, सुबह का खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। तो यही आपका जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है, वो अगर हम लोग चेंज करते हैं, आपको वही खाना मिलेगा जो आप रूटीन खाते हो, आपको वही खाना मिलेगा जो आपके किचन में बनता है। सिर्फ खाना बनाने की जो सामग्री है, जिसके लिए आटा लगता है, या फिर जिसके लिए आपको बेसन लगता है, या फिर जिसके लिए आपको चावल लगता है, वो अगर माधव बाग का जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई एडिटिव्स ऐड किए हैं, ये ऐसा फूड है कि जिसमें से शुगर निकाल ली गई है, कैलोरीज निकाल लिए गए हैं, और आपको जो मिलता है उससे आपका सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आपकी बॉडी को कैलोरी नहीं मिलेगा। तो आपका शरीर जो है हर रोज 700 से 800 कैलोरी डिफिशिएंट बन जाएगा। तो एक दिन का अगर आपने 700 कैलोरी कम लिया, तो आपका बॉडी जो अंदर से आपके फैट से 700 कैलोरी बनाएगा। मतलब फैट से जब 700 कैलोरी बनेगा, तो आपका फैट यूज होगा। जब ऐसा 700 कैलोरी आप 10 दिन यूज करोगे, तो 7000 कैलोरी हो जाएगा। 7000 कैलोरी मतलब आपका ऑलमोस्ट 1 किलो फैट कम हो जाएगा अंदर। तो इसीलिए माधोबा का डाइट जब हम लोग करते हैं, तो एक 7 दिन में 900 से 1100 ग्राम का वजन कम होता है। एक महीने में 4.5 से 5.5 किलो तक का वजन कम होता है। और ये यानी वेरी श्योर कि ये होना ही है, बराबर। क्योंकि इसके जो सारे कैलकुलेशंस इस तरीके से फिट किए गए हैं कि आपको खाने में भी मजा आता है, आपका पेट भी भर रहा है, और इसी के साथ अंदर आपको पता ही नहीं कि ये कैलकुलेशंस अंदर चल रहे हैं, और आपकी ही सेविंग अकाउंट में से 700 कैलोरी पर डे का खर्चा हो रहा है। तो इसी के कारण आप फटाफट फटाफट वेट जो है वो कंट्रोल में लाते हो। और जैसे मैंने दिखाया था अभी कि यूट्रस के आजू बाजू में जो फैट है, समझो 1 किलो फैट अगर आपके यूट्रस के आजू बाजू का, यानी आपके यानी फीमेल के बच्चा लाने के आजू बाजू का अगर 1 किलो फैट कम हो गया, तो वो जो स्पेस क्रिएट होगा ना, उसकी वजह से आपका जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल का जो नॉर्मल हेल्थ होता है ना, तो वो हार्मोनल बैलेंस वापस आ जाता है। तो कोई जरूरत नहीं है हार्मोन रिप्लेसमेंट करने की। अगर आप डायबिटिक हो, अगर आप डायबिटिक हो और आपके लीवर और पैनक्रिया के बाजू में 1 किलो चर्बी है, और ये चर्बी 10 दिन का अगर आप डाइट किट इस्तेमाल करते हो, तो ये अगर समझो वहां का चर्बी कम हो गया 1 किलो, और 1 किलो चर्बी मैं आपको बोलता हूँ कि ये साइज में बहुत बड़ा होता है, 1 किलो मसल इतना ही रहेगा, लेकिन चर्बी बहुत बड़ा रहता है। तो ये 1 किलो चर्बी अगर लीवर और पैनक्रिया के आजू बाजू से हट गया, तो डायबिटीज कम हो जाता है। ये कम होते समय अगर जो चर्बी आपके हार्ट के पास फंसा हुआ है, अगर वो कम हो गया, जो बहुत लास्ट में कम होता है, तो आपके जो 100% 90% ब्लॉकेज है वो भी कम हो जाता है। यानी आप आपका इफेक्ट हो रहा है आपके सेंट्रल ओबेसिटी पे, आपके फैट पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है आपके डायबिटीज पे, आपके पीसीओडी पे, आपके ब्लॉकेजेस पे, आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके थायराइड पे। तो एक प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उससे मल्टीपल तो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही है, आगे आने वाले हजारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसमें ही मिल जाता है। ओवरऑल हेल्थ में आपको बेनिफिट मिलता है इससे। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल दूं कि तो फिर क्या जिंदगी भर हमें डाइट किट खाना है? यही पूछना था मुझे भी। मुझे भी मेरे घर का फूड एंजॉय करना है, तो जिंदगी भर क्यों डाइट किट खाना है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको एक बार उस चीज की आदत हो गई, चीज मतलब क्या, पोर्शन कंट्रोल, यानी कम खाने में आपको सेटिस्फेक्शन की आदत हो जाती है, आप कैलकुलेटेड हो जाते हो। क्योंकि ओबेसिटी अगर आप पूछोगे कि जो महिलाओं में ओबेसिटी है, उनका प्रॉब्लम ये होता है, आप उनका खाना बंद कर दो, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। आप उनको हर बार बोलते रहोगे ना कि आप मोटे हो चुके हो, कम खाओ कम खाओ कम खाओ, तो वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे।
वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम उनका फैट नहीं रहा है अभी, प्रॉब्लम उनका मेंटल हेल्थ बन चुका है। क्योंकि ये जो फैट बढ़ता है अंदर, ये उनके शरीर में एक लेप्टिन रेजिस्टेंस नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि बहुत खाने के बाद भी उनका क्या कहते हैं हम लोग, तृप्ति नहीं आती है, उनको भोजन की तृप्ति नहीं आती है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है फूड का। लेकिन अगर उनको लो कैलोरी का लेकिन हाई पोर्शन का फूड अगर हम लोग लॉन्ग टर्म तक अगर देते हैं, तो उनका जैसे जैसे ये फैट कम होता है ना, तो उनको भी कम फूड खाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, डाइट किट सिर्फ फिजिकली इम्पैक्ट नहीं करता है, डाइट किट आपके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। और ये मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है उसके कारण आप एक ऐसे लाइफस्टाइल से जुड़ जाते हो कि जहां पे आपको थोड़ा भी खाना मिल जाए तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी ने नवरात्रि के 9 दिन उपवास किए हैं, तो उनको अगर आप 10वें दिन पे जब उनको बड़ा प्लेट में भी खाना दो, तो वो 2 ही निवाले खाने के बाद बोलते हैं कि मेरा तो पेट भर गया, मन भर गया। तो ये जो संतुष्टि आती है ना, ये संतुष्टि आना डाइट किट के बाद स्टार्ट होता है। और इसी के कारण आप डिपेंडेंट नहीं होते हो डाइट किट पे जिंदगी भर के लिए। जब तक आपका ये सेंट्रल ओबेसिटी का फैट जब तक कम नहीं हो जाता, तब तक आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे। जैसे ही वो कम हो गया तो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगा। ओके, तो आपको डाइट किट भी लाइफ टाइम नहीं खाना है। एक बार अगर आपको पोर्शन कंट्रोल हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो डाइट किट से यही होती है कि आपको एक क्वांटिटी पता चलती है कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है। और आपके कैलोरी अगर कम हो जाए तो ऑफकोर्स आपका वेट लॉस होने लगता है। तो जैसे कि हमारे आपने अभी बताया कि जैसे डाइट किट के बारे में, तो सेकंड चीज अगर हम आयुर्वेदा के बारे में सुनते हैं तो सेकंड आता है सबसे इम्पोर्टेंट पंचकर्म। तो पंचकर्म तो हमें पता है कि 5 कर्म होते हैं कि बस्ती होता है, नस्य होता है, वमन, विरेचन। तो माधव बाग में ऐसे कौन से पंचकर्म किए जाते हैं जो इन सारी डिजीज में आपको हेल्प करते हैं? रिवर्स कंप्लीट किया जाता है क्योंकि माधव बाग में, तो वो कैसे हेल्प करता है? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कॉर्टिसोल लेवल। वुमन में वेट गेन का टेंडेंसी स्ट्रेस से स्टार्ट होता है। जो हम लोग पंचकर्म में पहला स्टेप होता है वो होता है मसाज, यानी स्नेहन। तो स्नेहन में जो ऑयल यूज किया जाता है उस डिसीज स्पेसिफिक ऑयल रहता है, जिससे 20-25 मिनट तक का आपको मसाज किया जाता है फ्रंट एंड बैक। तो ये 20 मिनट का जब आप मसाज, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझेगा कि ये बहुत ही आपका माइंड रिलैक्सिंग होता है। आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका सर्कुलेशन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है पूरे बॉडी का, और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस है उसे स्वेदन कहते हैं, जिसमें कि आपको एक स्टीम दिया जाता है पूरे बॉडी को बिलो योर नेक। स्टीम में के बाद आपका 200 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक का वेट लॉस होता है। ये वेट लॉस क्या होता है कि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा 200-250 ml पानी या नमक था वो बाहर निकल जाता है, टॉक्सिन्स जो थे वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का हो जाता है। और उसके बाद जब जो प्रोसेस है जिसे बस्ती कहते हैं, एनिमा कहते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट दवाइयां, आप काढ़ा अगर पीना है तो 5-10 ml के ऊपर काढ़ा नहीं पी सकते, आयुर्वेदिक काढ़े। लेकिन 100 ml काढ़ा हम अगर जब एनिमा रूट से देते हैं तो आपके शरीर में वो एकदम से पहुंच के आपके लीवर, पैनक्रिया, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपका जो सब जगह पे फैल के वो आपको एक बहुत बड़ा अच्छा हेल्थ बेनिफिट देते हैं। क्लियर? तो ये जो हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है, तो स्नेहन, स्वेदन और बस्ती, ये 3 चीजों की वजह से मिलता है, तो वो पंचकर्म कहते हैं। तो ये जब 1 घंटे का प्रोसीजर आप हफ्ते में 1 बार 2 बार जब माधवबाग में करते हो, और आप अगले 90 डेज तक आप जुड़े हुए रहते हो, और उसके साथ आप डाइट भी करते हो जिसका मॉनिटरिंग भी माधवबाग के डॉक्टर्स आपके साथ करते हैं, तो उससे ना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनता है। और हर हफ्ते जब आप 900, 800, 900 ग्राम वजन कम करते हो, शुगर को कंट्रोल में लाते हो, मेडिसिन को बंद करते हैं, तो उससे ना एक अलग लेवल का माहौल, एक इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट हो जाता है। और आपको भी मजा आना स्टार्ट हो जाता है कि यार यार सच में जिस गोली को बंद करने के लिए मैं पिछले बहुत सालों से हेल्प कर रहा था,
लेकिन ये 1 हफ्ते में बंद हो रही है, 2 हफ्ते में बंद हो रही है, 10-10 गोलियां जो थी वो 5-5 पे आ रही है। तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आप देखते हो माधोबाग में। तो उसके पीछे कोई बड़ा मैजिक नहीं है, इट्स बेसिक प्रिंसिपल लॉजिक है जो माधोबाग के सारे क्लिनिक्स में अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने अभी सुना कि पंचकर्म और डाइट हमें कैसे हेल्प करता है, तो वो अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी का। और माधव बाग में अगर आप जाएंगे तो आपको इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से गाइडेंस भी मिल सकता है कि आपका डाइट कैसे होना चाहिए, पंचकर्म कौन से किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स है हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, या भी कोई भी मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है। तो मुझे सर सेकंड तो ऐसे पूछना था कि जैसे कि हमने अभी देखा है कि ये सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही होते हैं सारे इश्यूज, तो मेनोपॉज भी जल्दी आ जाता है। तो मेनोपॉज जब आता है तो वुमन में ऐसे देखा जाता है कि हॉट फ्लैशेस, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होना और ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आप उन्हें कुछ बता सकते हो कि वो घर पे भी क्या प्रिकॉशंस ले सकती है कि ये सारी प्रॉब्लम से वो रिलीफ पा सके। यस। सो बेसिकली घर पे रिलीफ अगर आपको लेना है तो एक मैं आपको 5 चीजें कहूंगा जो आपको घर पे फॉलो करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सुबह जल्दी उठ के आधा घंटा खाली पेट एक्सरसाइज करना। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आप योगा कर लो, या फिर आप जिम जाओ, या रनिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन वो आधा घंटा नाश्ता करने से पहले अगर आप आपके बॉडी को एक्टिव रखोगे, तो वो जो एक्टिव आप रखोगे ना, तो उसकी वजह से आपके शरीर में एक एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन तैयार होता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं। बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज या फिर ऐसे लोग जो होते हैं कि जिनको जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद ही नहीं बचती, तो वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और उसकी गोलियां खाते हैं। तो वो जो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन है ना, अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज कर लो सुबह का, तो वो एंडोर्फिन डोपामाइन आपको एक हाई डोज में मिल जाता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में क्रिएट होती है, एक क्रिएटिव एनर्जी आपके बॉडी में क्रिएट होती है। उससे के साथ आपका हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाता है, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स, जो एक्स्ट्रा सोडियम था या फिर पानी था, वो बाहर निकल जाता है। तो रोज नाश्ते से पहले आधा घंटा अगर हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे हमें पसीना आए, उसके बाद हमें हमारे फूड में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट है, जिसमें इडली उपमा वगैरह ये जो है, ये ब्रेकफास्ट नहीं है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन सारी चीजें होनी चाहिए। आपके जो अलग अलग दाल पल्सेस जो बताए गए हैं, ये सारे प्रोटीन में आती है। तो ये ब्रेकफास्ट आपके होने चाहिए। मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, तो ये सारी चीजें, या व्हाइट एग हो गया, तो ये सारी चीजें ब्रेकफास्ट में आनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए आपका, जो आप एक्सरसाइज के बाद करोगे। तीसरा जो पॉइंट है कि आपके खाने में स्टेबल डाइट, मतलब क्या कि एक तो रोटी रहती है, नहीं तो राइस रहता है या भाकरी रहता है। तो जो लोग रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्थ में रहते हैं, लेकिन उनका फूड डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, यानी इंडियन हम लोग जो है, तो नीचे सदर्न पार्ट में जो आते हैं या फिर सेंट्रल पार्ट से लेकर सदर्न पार्ट में जो आते हैं, तो उन लोगों ने व्हीट की जगह पे, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें, या ज्वार है या फिर बाजरा है, इसका अगर हम इस्तेमाल करें, तो वो ग्लूटेन फ्री होता है, जिससे हमारे शरीर में फैट जो है वो आना कम हो जाता है। तीसरी चीज जो है, तो आपका स्टेपल डाइट हो गया, राइस आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद आता है कि मैदे का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। आप मैदा जितना कम खाओगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और सबसे लास्ट में जो है, आपका स्लीप साइकिल जो है वो 8 घंटे का होना चाहिए। आप अगर जल्दी सोते हो, 10:30 10:30 बजे सो जाते हो, सुबह 5:30 5 बजे उठ जाते हो, तो आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट होगा, आपका फूड डाइजेशन जो है वो नॉर्मल रहेगा। क्योंकि क्या होता है, रात का समय जो है वो बॉडी का क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपने दिन भर तो उसे बहुत दौड़ा लिया,
आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक रास्ते का सफाई का काम चल रहा है और उसी वक्त उस रास्ते पे गाड़ियां भी जा रही, ना सफाई होगी ना गाड़ियां जाएगी। तो दिन भर अगर वहां पे ट्रैफिक है, तो रात का समय तो दीजिए सफाई करने के लिए, बराबर। उस समय पे भी आप अगर 12 बजे 1 बजे चलो कुल्फी खाने जाते हैं, आजकल तो चलो ऐसे ही चाय कर पीने रहे जाते थे। हैं, तो वो सफाई करने के लिए बॉडी को अगर समय ही नहीं मिलेगा, तो वो बॉडी एक ना एक दिन गिव अप करेगी, बराबर। तो रात का समय 8 घंटा आपको डेडिकेशन डेडिकेशन के साथ उसे बॉडी का क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है अंदर, आप आंख बंद करके सो जाइए, बॉडी अपने आप खुद को रिकवर करता है। तो इन चीजों पे अगर हम लोग ध्यान देना, तो डेफिनेटली आपको आगे जाके कोई बीमारी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर, जो कि आपने हमें ये टिप्स दी। अगर आप मैदा खाना कम कर दो, या फिर आप राइस खाना कम कर दो, एक्सरसाइज अच्छे से करो, और आपकी अगर स्लीप साइकिल अच्छी हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर फिर भी हो तो उसकी सीवियरिटी कम होगी। ओके। तो मुझे आपको नेक्स्ट पूछना है सर, जैसे कि आपने अभी मेनोपॉज के बारे में बताया, तो क्या ये सच है कि आफ्टर मेनोपॉज हार्ट से रिलेटेड इश्यूज या फिर हार्ट अटैक की रिस्क वुमेन में ज्यादा होती है, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी भी प्रॉब्लम से ज्यादा वो सफर करती है? तो अगर ये सच भी है, तो ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर मेनोपॉज ही ये ज्यादा सारी रिस्क बढ़ने लगती है? चलो, जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट कहा था आपको कि बिफोर 45 इस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है ह्यूमन बॉडी में, और दूसरा के हर महीने में माहवारी में जो यानी ब्लड लॉस होता है, तो उससे ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है, नया खून बनता है, पुराना खून निकल जाता है, नया खून बनता है। तो ये जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का नेचुरल प्रोसेस है, उसी के साथ जो इस्ट्रोजन बॉडी में रहता है, तो ये दोनों एक ऐसे शील्ड है जो महिलाओं को बचाते हैं हार्ट के प्रॉब्लम से, बराबर। यस। अभी 45 के बाद, 50 के बाद, या फिर मेनोपॉज के बाद जो है वो सिचुएशन वैसी नहीं रहती। जितने पुरुष प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उतनी महिलाएं भी आ सकती। तो महिलाओं ने करना क्या है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपका हेल्थ जो है वो मेंटेन रखना है, आपका एस्ट्रोजन को आप ज्यादा से ज्यादा दिन एंजॉय कर पाओ, उसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, डाइट, ये सब सारी चीजें, पंचकर्म, ये सब सारी चीजें करनी है। लेकिन एक सर्टन एज तो आएगा कि जिसके बाद आपका मेनोपॉज तो होना ही है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अगर अभ्यंग यानी स्नेहन मसाज, कि जिसका काम ही है बॉडी को इलास्टिक रखना, तो अंदर से भी हम लोग अगर अभ्यंग करेंगे और बाहर से भी अभ्यंग करेंगे, यानी अंदर जो है अच्छा स्नेह जो कहा गया है वो है घृत। अगर घी का इस्तेमाल हम लोग ठीक से करते हैं, तो अंदर से भी आपका बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपकी इंटेस्टाइन फ्लेक्सिबल रहेगी। और बाहर से जो मसाज के लिए हम लोग पंचकर्मा करते हैं, स्टीम देते हैं, तो ये बाहर से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेगा। तो अंदर और बाहर से जब बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगा, तो वो इट इज एज गुड एज एस्ट्रोजन। और उसके साथ आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, तो आपको हार्ट डिसीज से डरने की कोई जरूरत। जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीजें अभ्यंतर स्नेहपान, बाहर से अभ्यंग अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज से हम लोग बच सकते हैं। और ये पुरुषों के बारे में भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो जैसे कि अभी सर ने हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर रिस्क बढ़ता भी है तो क्योंकि वो मेनोपॉज के बाद हमारी जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस जो हर मंथ होती है, तो वो बंद हो जाती है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और एस्ट्रोजन जो हमारा है तो वो बढ़ने लगता है, इसके वजह कम होने लगता है, तो इसके वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। अगर हम इसके लिए भी हमारा खान पान अच्छा रखें, घी का इस्तेमाल ज्यादा करें हमारे खाने में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं।
ओके। तो आज का जो वेबिनार था कि हार्ट हेल्थ से रिलेटेड सर, तो माधव बाग ने फिलहाल ही एक हृदय संगिनी करके एक लॉन्च किया है, जिसमें हम वुमन के हार्ट हेल्थ के लिए ही मतलब आगे जाने वाले हैं। और उसमें तो आप क्या हमें ये हृदय संगिनी एग्जैक्टली क्या है ये हमारे पेशेंट्स को बताओगे कि हमारी वुमन भी उसके कैसे मतलब लाभ ले सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे ओवरऑल समाज में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, हमारे घर से अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है हमारे घर में तो वो होती है महिलाएं। हमारे शरीर में अगर सबसे एक्टिव ऑर्गन अगर कोई है जो बहुत ज्यादा काम करता है तो वो है हार्ट। क्योंकि हर मिनट में 70 बार पल्स करना, पंप करना, हर मिनट में 70 बार, हर घंटे पंप करता है। आप जब आपके माँ के गर्भ में 5 महीने के थे तब से ये एक्टिव है, और जब तक आप आपकी आखिरी सांस नहीं लेते तब तक एक्टिव रहता है। तो हार्ट का फंक्शन, और हार्ट का अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में जितनी महिलाएं एक्टिव है उतना ही हमारा हार्ट एक्टिव है। लेकिन सबसे बुरी चीज ये लगती है कि सबसे ज्यादा दुर्लक्षित भी ये दोनों ही हैं। यस, टोटली। सबसे ज्यादा दुर्लक्षित ये दोनों है। हम यानी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड पकड़ते हैं बहुत बार कि यार नहीं हो, ठीक है, माँ है, हो जाएगा, वाइफ है, हो जाएगा। तो वैसे ही हार्ट है, हम लोग उसके हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव माधव बाग और उसके उनके जो सीएसआर इनिशिएटिव है उन्होंने लिया है कि ऑलमोस्ट 11,000 11,500 लगते हैं हार्ट के चेकअप के लिए, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के लिए। तो इतना पैसा अगर टेस्ट में ही लगने वाला है तो ट्रीटमेंट तो बहुत दूर रहेगी, बराबर। तो ये पैसे का जो बोझा है, 11 साढ़े 11 हजार रुपए का पैसे का बोझा जो है, वो अगर हम लोग कम कर दे तो डेफिनेटली वुमेन हेल्थ हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। और जो औरतें हैं, स्त्री है, महिलाएं हैं जो के 35-40 एज ग्रुप में पहुंच रही है, तो उनको अगर हम लोग कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, मतलब मशीन पे आपको 15 मिनट चलते हुए अगर मैं आपका रनिंग में ईसीजी लूं, तो उससे आपका हार्ट जब पंप करता है और एक्स्ट्रा पंप करता है तो उसको खुद को कितना खून का सप्लाई हो रहा है, उसको ब्लॉकेजेस की संभावनाएं है या नहीं है, उसका पंपिंग कैपेसिटी अच्छा है या नहीं है, उसका ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी अच्छा है या नहीं है, ये समझ में आ जाता है। और ये जो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट है, ये जो 11 साढ़े 11 हजार जो पूरे इन्वेस्टिगेशन का हर साल का लगता है, उसको कुछ आई गेस 899 रुपए में ही अवेलेबल कर दिया है। और वो भी होता ऐसा है कि अगर महिलाओं को टेस्ट करनी है तो वो किसी ना किसी को तो जरूर, यानी वो अकेले कभी नहीं जाएगी। तो महिलाओं के साथ अगर उस उनकी कोई फ्रेंड है, या फिर उनके अगर हस्बैंड है, या तो उनके अगर कोई दोस्त है, या फिर कोई भी है, उनका बेटा है, अगर वो उनके साथ कंपनी होते हैं तो उनकी भी स्ट्रेस टेस्ट इसमें होगी। तो 899 में 2 स्ट्रेस टेस्ट की जाएगी, जिससे कि दोनों का भी, यानी अगर कपल है तो दोनों का भी हार्ट हेल्थ का असेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। और दोनों को भी फिर आगे जाके टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका ग्लूकोमैक्स अच्छा है, आपका हार्ट हार्ट का ब्लड सप्लाई अच्छा है, आप 15 मिनट आराम से चल जाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आए भी तो वो सॉल्व करने के लिए आयुर्वेद है। तो जैसे कि सर ने हमें अभी बताया कि 899 में जो 11,000 का जो स्ट्रेस टेस्ट है आपको 899 में मिल रहा है। और उसके साथ आप सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर में से या फिर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से भी किसी को भी आप ये साथ लेके जा सकते हो। तो 899 में 2 लोग स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ ही आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन भी मिलता है, डाइट और एक्सरसाइज के लिए गाइडेंस भी मिलता है।
ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने आज इतना अच्छा सेशन हमारा लिया और इतने अच्छे से हमें गाइड किया कि वुमन हम अक्सर भूल जाती है कि हमारी हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए जैसे कि हम हमारी फैमिली की देखभाल करते हैं, और ये निग्लेक्टेड रह जाता है तो इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं हेल्थ के वुमेन्स में, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की रिस्क भी बढ़ती दिखाई देती है हमें आजकल। तो खुद का ध्यान रखिए और खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए पहले। अगर आप खुद को प्रायोरिटी देंगे और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप घर को संभाल सकते हो अच्छे तरीके से। तो अगर आपको इस सेशन में अभी कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक ने तो पहले ही डाउट पूछा है सर। जो हमारी उमा जी है सर, उन्होंने पूछा है कि उनकी एज 40 इयर्स है और उन्हें पीरियड्स नहीं आते, अभी 2 साल हो गए। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे उन्हें? सॉरी। उमा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी हाँ। एज 40 इयर्स है और ओके। अभी उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे, 2 साल हो गए। हाँ हाँ। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे उन्हें? जी, बेसिकली उमा जी, आपका एज 40 है और अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो बेसिकली आपको एक बार सेंट्रल ओबेसिटी आपका फिर से चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी यानी आपका वेट कितना है, एब्डोमिनल गर्थ कितना है, ये अगर हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस हिसाब से अगर हम लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी ऑन करते हैं। मेरे पास ऐसी रिसेंटली एक पेशेंट थी कि जिनका एज 43 और पिछले 5 साल से पीरियड्स बंद हो गए थे, वेट 93 तक पहुंच गया था। और यहाँ पे आने के बाद एक पंचकर्म के करने के बाद और उनका थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह होने के बाद फिर से एस्ट्रोजन बॉडी में जो है वो ट्रिगर अप हो गया और इमीडिएटली तीसरे दिन उनको 5 साल के बाद पीरियड आया। सो बहुत बार हमें हमारी जो साइकिल होती है ना, तो वो साइकिल को नॉर्मल करने के लिए जरूरत पड़ती है स्नेहन, स्वेदन और बस्ती की, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये एक अपान वायु का प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग ऑयल मसाज करके स्टीम देके अगर ऑयल से बस्ती दे तो उससे भी आपका अपान वायु में यानी नीचे जाने वाला जो गति है बॉडी का, वो अगर डिस्टर्ब है उसे अगर करेक्ट कर दे तो डेफिनेटली उससे आपको फायदा ही होगा। इससे आपको वेट लॉस करने में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उमा जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो आप पंचकर्म से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उसके लिए आप डाइट और एक्सरसाइज के बारे में भी आपको हमारे डॉक्टर गाइड कर देंगे। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषा जी ने पूछा है कि कैन आई रिवर्स पीसीओडी इमीडिएटली, और पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले सकती है क्या इसके लिए वो? पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट? हाँ, यस, उनका डेफिनेटली। पीसीओडी रिवर्स हो सकता है क्या, और पंचकर्मा उसके लिए वो ले सकती है क्या? डेफिनेटली पीसीओडी, ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि इसका नाम पीसीओडी है, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद, पंचकर्म, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को छोड़ के कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो आप सिर्फ 1 महीने के लिए आप यानी निश्चिंत होके किसी भी हमारे डॉक्टर के पास जाइए और वहां पे आप पीसीओडी के लिए आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कराइए, 1 महीने का मेडिसिन और ये सारे फॉलो कीजिए और आपको अपने आप में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा ना, तो आप खुद ही जान जाओगे कि ये ही जो सही ट्रीटमेंट थी जो मैंने बहुत दिनों से नहीं की। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। पीसीओडी कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है मैम आपका। आपको आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है, आपको आपका रूटीन सेट करने की जरूरत है, और इसके लिए हमारे डॉक्टर आपको जरूर गाइड करेंगे। आप एक बार हमारे नजदीकी माधोबाग क्लिनिक में जाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारी पेशेंट ने। उनको कुछ टिप्स चाहिए, उनको भी मेनोपॉज हो गया अभी, और उनको भी हॉट फ्लैशेस का जो इश्यू होता है वो उनसे सफर कर रही है। उनका जो वेट है वो 64.5 kg है, और वो अभी पंचकर्म ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन वो जो हॉट फ्लैशेस का प्रॉब्लम है वो उन्हें अभी भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली क्या है ना कि हॉट फ्लैशेस जो है वो प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंस की वजह से ही होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंस को अगर कम करना है तो इस ऐसे समय में आपको योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन,
ये तीन चीजें जो है वो आपको ज्यादा रिलीफ देगी। तो पंचकर्म के साथ आप जो डाइट मेंटेन कर रहे हो उसे आप वैसे ही कंप्लायंस में रखिए, उसे ही 100% फॉलो कीजिए, और उसके साथ आपको एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन इन पे भी फोकस करना है, जिसके चलते आगे आपके जो हॉट फ्लश यानी प्रोजेस्टेरॉन जो बॉडी में बढ़ता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जैसे कि बताया। तो आप डाइट में कौन सी पहले भी सर ने बोला था कि आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी है डाइट में, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। ओके। और जो टेस्ट के बारे में किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, तो जो आपको अभी 899 का जो टेस्ट है, तो उसके लिए मैं आपको ग्रुप पे लिंक डाल दूंगी, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करके वो 899 के लिए वो टेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोनल जी ने पूछा है सर कि उनकी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट कोई नहीं है, पर फिर भी उनको, उनकी जो मम्मी है उनको शुगर मतलब डायबिटीज हो गया है। तो ऐसा क्यों कि अगर फैमिली में नहीं है फिर भी उनकी मम्मी को हुआ है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज ये शुगर का बीमारी है ही नहीं। हाँ। इसे मार्केट किया गया है शुगर का बीमारी नाम से, लेकिन ये शुगर का बीमारी है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम होता है कि मैं अ, डायबिटिक पेशेंट हूँ 6 सालों से। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं बोल तो सकता हूँ? एक मिनट सर, मैं एक आंसर खत्म कर दूं। अच्छा अच्छा। हाँ। सो बेसिकली क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं तो उनमें सेंट्रल ओबेसिटी, भले ही आपका जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है मम्मी पापा से या फिर फैमिली में से किसी को जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है नहीं डायबिटीज का, तो टाइम बिंग क्या होता है कि हमारे शरीर में खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है तो वो मैक्सिमम बढ़ सकती है 120 तक। 120 के ऊपर जो शुगर है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन नाम के एक चीज में, और उसे लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। बराबर। जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे पास आई है उसे पकड़ के ग्लूकोज में यानी लीवर में डाल दिया जाता है, और लीवर में जाने के बाद फिर वो ब्लड में नहीं रहता। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब सेंट्रल ओबेसिटी के कारण हमारा लीवर ऑलरेडी फुल है, और उसके बाद भी अगर हम लोग जब खाना खा रहे हैं और शुगर बढ़ रहा है तो 120 तक तो शुगर जाएगा, लेकिन उसके आगे जो जाने वाला शुगर है वो फिर से लीवर में स्टोर नहीं हो पाता, और लीवर में स्टोर नहीं हो पाने के कारण वो ब्लड में दिखाई देने लगता है, और उसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। राइट। अभी अगर हम लोग ठीक से सोचे तो शुगर ये कोई यानी फॉरेन बॉडी नहीं है, यानी ये कोई जहर नहीं है। शुगर ये ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। यस। बराबर। तो अगर हमारी बॉडी में शुगर आया है तो उसे स्टोर करने का प्रोसीजर प्रॉब्लम में है। अगर लीवर के पास स्पेस होता ना तो वो उसे स्टोर कर लेता। यस। आपके मसल्स में अगर स्पेस होता ना तो वहां पे स्टोर हो जाता। लेकिन मसल में भी फैट है, लीवर में भी फैट है, तो स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो वो बेचारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में दिख जाता है, ब्लड में पकड़ा जाता है, और उसे फिर टेररिस्ट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, उससे दवाइयां देके उसे मारने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो वो उसकी जरूरत नहीं है। आप आपके मसल्स और आपके लीवर में या सेंट्रल पार्ट में जो फैट बसे हुए, जरूरी नहीं है ये कि मोटे लोगों में भी तो वैसा हो सकता है, जरूरत नहीं। मोटे लोगों में जो होते हैं, जो राउंड शेप मोटे होते हैं, तो उनमें जो क्या है कि फैट स्टोरेज बहुत है। पतले लोगों में ना फैट स्टोरेज है ही नहीं, उनके पास सिर्फ थोड़े बहुत मसल्स और उनके पास लीवर है जहाँ पे फैट स्टोरेज होगा, तो उनका डेपो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अगर आपकी मम्मी को शुगर बढ़ा हुआ है और जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो ये 100% रिवर्सिबल है। सिर्फ लीवर और मसल्स में से फैट को हटाना है, मसल्स की जगह पे मसल्स बढ़ाने हैं, लीवर को खाली करना है। 1 महीने में उनका शुगर जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, और वो भी बिना अंग्रेजी दवाई के। जैसे कि सर ने सोनल जी बताया कि अगर जेनेटिक नहीं है तो वो तो जल्दी ही रिवर्स हो सकता है। आप कोई भी हमारे नजदीकी क्लिनिक में विजिट कीजिए, वो 1 या 2 मंथ के ड्यूरेशन में कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है। ओके। हाँ। तो राहुल जी, आपका कुछ क्वेश्चन था तो आप अभी पूछ सकते हो। क्यों? ये मैं राहुल मिश्रा बोल रहा हूँ, और मुझे 2018 से शुगर है।
जिसकी वजह से मुझे आने लगी है कि मेरे दोनों पैर को मैं अगर मैं पलथी मार के बैठना चाहूँ तो नहीं बैठ पाता हूँ। और जिसकी वजह से मुझे पैरों में घुटने से लेकर के कमर तक दोनों साइड में बहुत दर्द होता है। और डायबिटिक पेशेंट हूँ। डायबिटीज इस समय मेरी जो चलती है वो सुबह खाली पेट 102 105, पहले काफी 250 300 रहती थी खाली पेट। अब इधर इधर 3 4 सालों से मैं सुबह खाली पेट मेथी का को रात में पानी में डाल के गर्म कर लेते हैं, उसको बॉयल करने के बाद सुबह हल्का गुनगुना करके मेथी पानी पीते हैं। तो इससे शुगर काफी कंप्लीट कंट्रोल हुई है। इवन मैं डॉक्टर का इलाज भी कर रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर का इलाज चल रहा है। और मैं मेडिसिन भी काफी खाता हूँ। लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि शुगर मेरी लो भी हो जाती है मेरी। कभी कभी तो शाम को 4 से 6 के बीच में मेरी शुगर 50 तो 6, कभी 50, कभी 53, कभी 48, कभी 63 ऐसे आ जाती है। और मुझे सबसे बड़ी समस्या मेरे पैरों में हो रही है। प्लीज इसका आप बताइए क्या करूं। डेफिनेटली। राहुल जी, अभी राहुल मिश्रा जी, तो आपका अभी वजन कितना है? 92 है। 92 kg वेट है आपका, ठीक है। और आपको पैरों में जो दर्द है वो घुटनों से लेके ऊपर के साइड में दर्द है? हाँ, घुटने से लेकर के ऊपर तक रहता है। दोनों पैरों में? दर्द नहीं रहता। दर्द एक्चुअली में मेरे दर्द नहीं रहता है। हम्म। हाँ, दर्द तब होता है जब मैं अगर इसको मैं पलथी मार के बैठना चाहूं जमीन में। ओके, ओके, इवन ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि कहीं मैं बाहर जाने में मुझे बहुत डर लगता है। ओके। डर क्या लगता है, कभी अपने ऑन द वे मैं कभी ड्राइव करके कहीं जा रहा हूँ या ड्राइवर के साथ कहीं हूँ या अपने फ्रेंड के साथ कहीं हूँ, हम्म। इत्तेफाक से देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो बराबर, इसमें कभी भी हम अपने खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इवन पेट पे कंट्रोल नहीं होता है। बराबर, हाँ। बराबर। अभी कभी आपको जब कभी अगर मान लीजिए आपको फ्रेश होना है तो मुझे डर लगता है कि सबसे पहले कि क्या मैं इंडियन सीट पे तो मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। बराबर, बराबर, मैं बराबर, इंडियन सीट पे मैं बैठ नहीं सकता हूँ। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि मैं घुटने से मैं मोड़ के नहीं बैठ पाता हूँ। बराबर। तो ये प्रॉब्लम मुझे अभी मैक्सिमम 1 साल हुआ है। अभी मैक्सिमम अभी 1 साल से आपके जो एलोपैथी दवाइयाँ है इसके डोज में बढ़ोतरी हुई है, यानी बढ़ाया गया है क्या? नई नई दवाई कुछ ऐड की गई है? नहीं, दवाइयाँ कोई ऐड नहीं की गई। लगभग 2022 से सेम दवाइयाँ मैं यूज कर सेम रहा हूँ। दवाई यानी 2022 से चल रही है, तो नहीं, 2022 से दवाइयाँ जो दवाई दवाइयाँ चल तो रही मेरी है। 2000 दवाइयाँ तो 2018 से चल रही हैं। ओके, लेकिन 2022 से डोज बढ़ा है या उतना ही है? उतना ही है। ओके, ठीक है। और आपको, शुगर मेरी अब कंट्रोल भी रहती है। हाँ, खाली पेट 105 110, आपको कभी सुबह बहुत शाम ज्यादा तो दवाइयाँ जो आप लेते हैं डायबिटीज की, कितनी दवाइयाँ है? नाश्ते से पहले एक गोली है। हम्म। और नाश्ते के बाद 2 गोलियां हैं। ओके, एक बीपी की, एक शुगर की। ओके, और दोपहर में आफ्टर लंच डॉक्टर ने एक दवा बोली, वो जनरली हो नहीं पाती मेरी क्योंकि ओके, मैं घर पे नहीं रह पाता हूँ। और ओके, दोपहर में लंच जनरली किया नहीं किया वो नहीं हो पाता है। ओके। फिर रात में खाना खाने से पहले एक गोली है। हाँ, और रात में खाना खाने के बाद शुगर की। और ये लिपाग्लिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। देखिए राहुल मिश्रा जी, आपको मेरे हिसाब से तीन तीन दवाइयाँ चल रही है, तीन तीन बार दवाइयाँ चल रही है डायबिटीज की। और जितना शुगर आप मुझे आपका बता रहे हैं सो रहता है खाना खाने से पहले फास्टिंग में, राइट? तो उस हिसाब से आपका मेटफॉर्मिन नाम का जो घटक रहता है दवाई में, वो मेटफॉर्मिन लॉन्ग यानी बहुत ज्यादा समय तक हम लोग जब खाते हैं तो उसकी वजह से मसल पेन या मसल वीकनिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका तकलीफ है, ये आपने लॉन्ग टर्म जो दवाई खा रहे हैं मेटफॉर्मिन, उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा चीज, शुगर लो होना ये तभी पॉसिबल है जब हमारा शुगर के कंपैरिजन में हमारा दवाई का डोज ज्यादा रहता है। तो
हम आपका बॉडी भी आपके शुगर का पचन कर सकती है अगर हम लोग इसका आपकी दवाइयों को अगर हम लोग कम कर सके तो आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम 80-90% सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 92 kg आपका वेट है, उसके कंपैरिजन में आपका हाइट अभी कितना है? हाइट मेरी जो है 5 फीट 10 इंच। ओके, तो 5 फीट 10 मतलब पकड़ के चलते हैं कि 20 किलो वजन आपका आपके हाइट के हिसाब से ज्यादा वजन है। तो ये 20 किलो में से अगर हम लोग एक्स्ट्रा 5 किलो भी निकाल देते हैं ऊपर का आपका वेट, तो दो आपको हेल्प होगी। एक हेल्प तो ये होगी कि मेटफॉर्मिन कम हो गया तो आपका मसल पेन कम हो जाएगा आपके शरीर का। दूसरा, आपका शरीर जब 5 किलो कम वजन उठाएगा तो आपके पैरों में जो दर्द है या फिर जो कुछ आपको स्टिफनेस लगता है मसल का, वो भी आपको जो है वो कम हो जाएगा, उससे हेल्प हो जाएगी। तो हमें बस 1 महीने तक आपका ट्रीटमेंट करना है। 1 महीने तक अगर आपका एक हफ्ते में 4-5 पंचकर्म भी हो गए और 1 महीने का आपका 4-5 किलो वजन भी कम हो गया, तो मुझे लगता है कि आपका जो मेडिसिन है वो 70% तो कम हो जाएगा इससे। और डेफिनेटली आपको इससे जो राहत मिलेगी वो राहत आपको लॉन्ग टर्म तक रहेगी। सबसे राहुल। इम्पोर्टेंट चीज यही आप ध्यान में रखिए कि आपका शुगर कम करने वाला आपका वो दवाई है, और आपका पैर का दर्द देने वाला भी आपका जो दवाई है। तो आपका अभी जो यानी प्रॉब्लम है तो डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज का दवाई आपका प्रॉब्लम है। वो दवाई जैसे कम हो जाएगा आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वन मोर थिंग। यस। अभी मैंने डॉक्टर के कहने से अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया था। हाँ, जिसमें मेरा लीवर फंक्शन ठीक है, किडनी फंक्शन ठीक है। हाँ, और विटामिन बी 12 का भी जांच कराया था, विटामिन डी की भी जांच कराई थी, साथ में आयरन की भी जांच थी। तो ये सब ठीक था, विटामिन डी भी ठीक था, लेकिन विटामिन बी 12 जो था, हाँ, जो कि जिसका रेंज 200 to 800 तक होना चाहिए, 900 तक होना चाहिए, वो मेरा विटामिन बी 12 जो है था 1895 है। हेलो। ओके, 200 यानी ज्यादा है। मेरा, हाँ, विटामिन बी 12 1895 है, जो कि बहुत ज्यादा है। नहीं, विटामिन अभी एक ध्यान में रखते हैं कि हमारे शरीर में ना दो टाइप की विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। तो विटामिन बी 12 जो है वो वाटर सोल्यूबल है, राइट? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन थोड़े ज्यादा भी रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यूरिन में से बाहर निकल जाते हैं तुरंत। प्रॉब्लम तब आता है जब विटामिन ए, डी, ई या के ये मात्रा से ज्यादा रहे, तब उनका टॉक्सिकोसिस हो सकता है। बी 12 टॉक्सिकोसिस नहीं हो। बी 12 जो बढ़ा हुआ है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, आप बताइए। आपको बस हमारे आपके नजदीक में जो माधवबाग का क्लिनिक है उनके पास जाइए, असेसमेंट कीजिए, और आपका जो 3-3 एंटी डायबिटीज का दवाई चल रहा है वो दवाई हमें तुरंत 1 हफ्ते में कम करना है। आपको उस दवाई की जगह पे जो आहार बताया जाएगा वो आहार लीजिए, उससे आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा आहार से, और वो भी बिना दवाई। और जैसे ही आपका दवाई कम होगा तो 7 दिन के बाद आपका जो प्रॉब्लम्स है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बिना दवाई के अगर आप 1 महीना रह लेते हो तो डेफिनेटली श्योर शॉट आपका जो लेग पेन, लेग स्टिफनेस का, मसल पेन का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका एक ही दिन में सॉल्व होगा, वो है आपका शुगर का लो होना। क्लियर? पर के लिए कहाँ पे क्लिनिक होगा कानपुर में? कानपुर में है ना क्लिनिक। उसका क्या चार्जेस रहेगा? उसका उसके बारे में ना ऐश्वर्या मैडम, आप उनका नंबर लेके एक बार उनसे कोऑर्डिनेट करवा दीजिएगा। यस सर। आपसे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा सर। यस। आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा या फिर रहेगा ग्रुप में,
आपको फोन आके आपका अपॉइंटमेंट भी बुक कर दिया जाएगा। और ग्रुप अभी मतलब मैसेज में भी बहुत लोगों ने पूछा कि आपका क्लिनिक कहाँ है। तो आपको मैं जिस ग्रुप में आप ऐड हो वहां पे क्लिनिक का लिंक डाल दूंगी, तो उस लिंक पे आप ओपन करके आपका लोकेशन डाल दो, तो आपको नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों भी मिल जाएंगे। ओके। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन वंदना जी ने पूछा है कि उनका वेट जो है वो 100 है, और अभी उनकी एज 47 है। तो उनको ना बैठने में तकलीफ होती है, वो बैठ नहीं सकती क्योंकि उनको वेरिकोज वेन्स का इशू है, और उसके साथ साथ उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। तो इसके लिए उन्हें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? मतलब जी, हमें सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना है। जो 97 केजी वेट है हमारा, तो वेट अगर मसल्स का है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वेट अगर फैट का है तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मसल्स जो होती है ना, वो क्या करती है कि हमारे जो वेन्स होते हैं शरीर में, उस वेन्स को पकड़ के रखती है, उसे सपोर्ट देती है, राइट। अगर वो मसल्स नहीं है और फैट है, तो वो वेन को सपोर्ट नहीं कर पाती, और जो वेन है वो फूल जाती है, जिसे हम लोग वेरिकोस वेन कहते हैं, बराबर। तो हमें करना क्या है? तो आंसर इज वेरी सिंपल। जो फैट है उसका कन्वर्जन मसल्स में करना है। अभी मसल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें रेगुलर बेसिस पे पंचकर्म करने हैं, जिससे ऑयल मसाज से जो फैट है वो मसल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका आपको आपका डाइट जो है वो इस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा कि एकदम तुरंत आपका महीने में 10 किलो वजन नहीं कम करना है। आपका हर महीने 4, 4.5, 5 किलो अगर हम लोग वजन कंट्रोल में लाते हैं, और आपका वेट अगर हम लोग एक लेवल पे ऐसा लेके जाते हैं कि वो 10, 12 किलो अगर कम होता है, तो भी सफिशियंट रहेगा आपके बॉडी में फैट कम होके मसल्स बढ़ने के लिए। जब आपके बॉडी में फैट कम होके मसल्स बढ़ जाएंगे, तो आपका जो थायरोक्सिन लेवल है, आपका ब्रेन जो सेट करेगा, वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, और आपका हाइपोथायराइडिज्म का जो प्रॉब्लम है वो भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यानी जब आप वेट मैनेजमेंट पे जाओगे, जब आप पंचकर्म करने जाओगे, जब आप डाइट करने जाओगे, तो थायराइड का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एड ऑन बेनिफिट रहेगा। तो आपका वंदना जी, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार क्लिनिक में विजिट कीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। ओके। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सोनल जी ने पहले पूछा था उनकी मम्मी के बारे में, तो उन्होंने अभी पूछा है कि उनके हस्बैंड को भी शुगर है, उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा, तो और उनको बहुत वीकनेस रहती है। तो इसके लिए ओके, आप क्या करोगे? उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। यस। ओके, तो बेसिकली सोनल जी, उनका एज मुझे आप बता पाएंगे कितना है? और उनके पेरेंट्स को डायबिटीज है क्या? नहीं सर, पेरेंट्स को तो डायबिटिक नहीं थी। हम्म। और वेट मतलब एज उनका 42 है। एज 42 है, और वजन कितना है उनका? 60 के आसपास होगा शायद। 50 के आसपास है, और वेट नहीं बढ़ा। डायबिटीज कितने सालों से है? अभी 8 साल हो गए शायद उनको, 7-8 साल हुए। ओके ओके ओके। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी आदतों की वजह से हमारे शरीर में लॉन्ग टर्म तक विटामिन B12 कम रहता है। अभी आदतें बहुत सारी हो सकती है, और उसके वजह से अगर वेट लॉस हुआ है तो भी वेट गेन नहीं होता है। और इस कंडीशन को सार्कोपेनिया कहते हैं। इस सिचुएशन में मे भी ऐसा हो सकता है कि इनको इनके शरीर में जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाते हैं या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो सी पेप्टाइड नाम का एक टेस्ट है, वो कराने के बाद हमें पता, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज के आगे का स्टेज है, जिसे डायबिटीज 1.5 कहते हैं, या फिर लाड़ा काइंड ऑफ डायबिटीज कहते हैं। तो वो ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड के केस में हमें ये ना मिले, कि लाड़ा ना हो,
नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज हो, तो वो सिचुएशन में सिर्फ उनका डाइट करेक्ट करके एक्सरसाइज करेंगे तो भी उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, अगर उनका सी पेप्टाइड लेवल कम है, तो थोड़ा सा मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इंसुलिन ओरिएंटेड रहता है। तो लो डोज इंसुलिन शुरू करके उनका वेट बढ़ा सकते हैं, उनको शुगर कंट्रोल में ला सकते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल रख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। उनको इसके लिए क्लिनिक में लेके जाना, उनका प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना ये बहुत जरूरी है। एज बहुत कम है और प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि तो आप उनका ज्यादा टाइम। मेडिसिन चालू है, कौन सा? शुगर की गोली जो यहाँ पे डॉक्टर है, तो हाँ, उनको बताया था, तो उन्होंने मतलब 7 साल से शुगर, वही टेबलेट्स चालू है उनके। बराबर। शुगर जो है ना वो मेंटेन करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो शुगर को छुपा दो या बॉडी में से निकाल दो, बराबर। शुगर मसल्स में जानी चाहिए, तब जाके एनर्जी आएगी। अभी वो इतने सालों से दवाई खा रहे हैं, उनको वीकनेस जैसा फील होता है कि नहीं होता है? हाँ, वीकनेस तो बहुत रहती है और एकदम बराबर, दुबले पतले बहुत। एकदम दुबले पतले, मसल्स नहीं बढ़ रहे, वीकनेस है, क्योंकि अभी खाना तो खा रहे हैं, शुगर तो बॉडी में जा रहा है, शुगर तो बढ़ रहा है, उसके लिए दवाई भी खा रहे हैं। तो ये शुगर जो है ये मसल्स में नहीं जा रही है तो एनर्जी नहीं बना रही है, और उस शुगर को छुपाने के लिए दवाइयां हम लोग खाते हैं, यानी हम खाते हैं। तो उससे एक तो शुगर हमारे शरीर में से निकाल दी जाती है। तो ट्रीटमेंट जो है शुगर छुपाना या निकालना नहीं होना चाहिए। वो गोलियां जो है उनको रोक के, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, उनको मे बी अलग लेवल का एक्सरसाइज, डाइट और इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। तो प्रॉपर किसी अच्छे, यानी आपके पास जो माधोबाग का क्लिनिक है वहां पे जाइए, उनसे असेसमेंट कराइए। और क्योंकि एज बहुत कम है, मैं फिर से वही बोलता हूँ, एज बहुत कम है। हमें ये एज में इतने जल्दी वेट लॉस ज्यादा डेंजर हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। डरने की जरूरत नहीं। माधोबाग क्लिनिक आपके साथ रहेगा और आपके हस्बैंड को एकदम चुस्त तंदुरुस्त करके देगा। ओके सर। किसी को और भी कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। शायद सबके डाउट खत्म हो गए सर अभी। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, और ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इनका क्या रूट कॉज है, और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सबका भी बहुत ज्यादा मतलब शुक्रिया कि आप सब समय निकाल के इस सेशन में आए और आपने ये सेशन सुना। थैंक यू सो मच सर। और जाते जाते आप क्या हमारी वुमेन को मैसेज देना चाहोगे? मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अ, आप ही हो आदि शक्ति, और आपसे ही पूरा संसार बनता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपका खुद का ख्याल रखने की। तो आपका खुद का ख्याल रखिए। अगर आप खुद स्वस्थ हो तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।